आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, ये हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई के पास जो क्वांटिटेटिव टूल होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो आज हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड इसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एक चीज हम यहाँ समझे सबसे पहले कि आरबीआई है उसी को हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, मतलब बैंकों का राजा। अब आरबीआई जो है वो बैंकों को जो है पैसा प्रोवाइड करता है और वही बैंक आगे फिर जो है कस्टमर को पैसा देते हैं, हम सबको पैसा देते हैं, तब हमें पैसा मिलता है और हमारे पास लिक्विडिटी आती है जिसको हिंदी में तरलता बोला जाता है। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है आरबीआई जो कि है सेंट्रल बैंक। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई बैंक्स को जो है पैसा प्रोवाइड करता है। अब एक चीज ये समझने वाली है कि जो बैंक्स होते हैं ना, ये कमाते कहां से हैं? तो बैंक का कमाने का सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है इंटरेस्ट, जिसको हम निम्स भी बोलते हैं, जब हम टेक्निकल टर्म्स में पढ़ते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो बैंक कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज समझने वाली है कि बैंक पैसा कहां से कमाते हैं जी? बैंक पैसा कमाते हैं इंटरेस्ट से। किस इंटरेस्ट से? वो इंटरेस्ट जो ये लोन जो देते हैं ना कस्टमर्स को, उसके ऊपर जो ब्याज लेते हैं, उस इंटरेस्ट से बैंक का जो है गुजारा चलता है। ठीक है, वो गुजारा नहीं, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वहां से लेते हैं और बहुत अच्छा खासा मुनाफा या प्रॉफिट कमाते हैं बैंक्स। अब समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देने लग जाए, ज्यादा से ज्यादा, मैं एक बात बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अगर बैंक लोन देने लग जाए और कस्टमर ज्यादा से ज्यादा वहां पे लिक्विडिटी उनके पास हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आज की डेट में मैं आपको बोलता हूं कोई लोन अगर आपको 5% पे मिल रहा है और दूसरी जगह आपको लोन 10% पे मिल रहा है, आप कहां जाएंगे? डेफिनेटली आप लोन 5% पे जाएंगे क्योंकि आपको कम ब्याज देना पड़ेगा। तो आरबीआई ये काम करता है, आरबीआई कोशिश करता है कि किसी तरीके से देश में लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सको। होता ये है कि अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, वो इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट के थ्रू बढ़ाता है, जो हम आगे समझेंगे। तो होगा क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, लोन महंगे हो जाएंगे। अब लोन महंगे हो जाएंगे, लोग कम लोन लेंगे। अब लोग जो है कम लोन लेंगे, उससे क्या होगा? लोगों के जेब में लिक्विडिटी कम रहेगी। अब लिक्विडिटी कम रहेगी तो होता क्या है कि आप किसी दुकान पे जाएंगे, चीजों की डिमांड कम करेंगे। जब आप डिमांड कम करेंगे तो चीजों के प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन होने लग जाएंगे, जिससे कि महंगाई या प्राइस स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल रहती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको सबसे पहली चीज जो समझनी है यहाँ पे, वो चीज समझनी है रेपो रेट को। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है? देखिए, रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेता है। ठीक है, हर बैंक को क्या है? आगे पैसा देना है। एक तो बैंक मेन काम क्या करता है? पैसा देने का और लोगों का पैसा अपने पास डिपॉजिट करने का। पर बैंक को भी पैसा चाहिए, तो बैंक को पैसा कहां से मिलता है? आरबीआई। और आरबीआई जिस रेट पे इसको देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, तो आरबीआई ने रेपो रेट पे बैंक को पैसा दिया है। आज के दौर में रेपो रेट जो चल रहा है वो तकरीबन 4% है। ठीक है, तो मान लीजिए 4% पे आरबीआई ने बैंक को जो है पैसा दे दिया कि जाओ आगे जाके जो है आप जो है कस्टमर को, लोगों को पैसा लोन दो। 4% हमने आपको दिया है। अब बैंक 4% पे तो देंगे नहीं, बैंक ने भी मुनाफा कमाना है, तो बैंक इसको अलग अलग रेट पे देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस रेट। ठीक है, और उसके बाद एक होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट पीएलआर। ठीक है, और एक होता है एमसीएलआर। तो आज मेन दो चीजें समझेंगे, दैट इज बेस रेट और पीएलआर। तो बेस रेट और पीएलआर को समझना है तो ये समझ सकते हैं कि बेस रेट वो रेट है जो सबसे कम एक रेट है जो बैंक अपने कस्टमर को जिस पे प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इनफैक्ट एमसीएलआर इससे भी कम होता है, वो फ्लोटिंग के कॉन्सेप्ट में होता है कि जहां पे वो कोशिश करता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग को देखते हुए सबसे कम से कम रेट जो होता है वो एमसीएलआर का होता है। पर बेस रेट और पीएलआर में फर्क ये होता है कि सपोज अगर आप किसी बैंक के अंदर कस्टमर है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप एचडीएफसी या सपोज एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं सरकारी बैंक का, कि आप एसबीआई के कस्टमर हैं, ठीक है, और आप एसबीआई के कस्टमर है तो और आप एसबीआई में बहुत मोटा आप पैसा डालते हैं, निकालते हैं, वहां से लोन आपका अच्छा खासा, मतलब आपका बहुत अच्छा वहां पे एक तरीके कह सकते हैं कि आपका बेस बना हुआ है, ठीक है, आपको मैनेजर अच्छे से जानता है, आपके लिंक अच्छे हैं, तो होगा क्या इस केस में जो बैंक होगा वो कोशिश करेगा आपको बेस रेट प्रोवाइड कर सके।
ठीक है। और अगर आप नए बंदे और ऐसे उठ के चले गए बैंक के अंदर, ठीक है, या एसबीआई वाले अब मान लेते आप पीएनबी में चले गए, ठीक है, आप पीएनबी में चले गए तो एसबीआई वालों के लिए आप तो अच्छे थे, पर पीएनबी वालों के लिए तो आपने, तो उस केस में आपको वो प्राइमरी लेंडिंग रेट पे प्रोवाइड करेगा जो एनी हाउ बेस रेट से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो ये दो तरीके से बैंक आपको देते हैं। समझेंगे दोबारा, आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने बैंक को रेपो रेट के ऊपर दिया। बैंक ने आगे किस रेट पे दिया, बेस रेट पे दिया या पीएलआर पे दिया। पीएलआर पे कब देगा, पीएलआर पे तब देगा जब आपको जानता नहीं है, और एक बाय डिफॉल्ट रेट जिसको बोलते हैं वो पीएलआर बोलते हैं। बेस रेट तब देगा जब आपसे बैंक का जो है उठना बैठना बढ़िया है, आपका जो है बैंक के साथ ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी हैं और आपको बैंक जानता है, तो आपको बेस रेट पे प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग आप कितनी अच्छी वॉल्यूम से आप बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हो गया रेपो रेट। और इसके साथ आगे समझने वाली बात ये है, अब एक चीज समझेंगे यहाँ पे, जो बेस है इकोनॉमिक्स का वो आप पहले समझें कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो कंडीशन में लेता हूं, ठीक है, कि रेपो रेट 4% कर दिया, रेपो रेट यहां से बढ़ा के 10% कर दिया। दोनों चीजें देखें, ऐसा फिलहाल कभी होता नहीं है 4 से 10% हो जाए। एक हाइपोथेटिकल फिगर ले रहा हूं समझाने के लिए मैं आपको, कि अभी 4% है, मान लेते हैं अगला जब भी बाय मंथली, देखिए आरबीआई जब भी अपना ये मॉनेटरी पॉलिसी लेके आ रही है, ये बाय मंथली लेके आती है। बाय मंथली का मतलब होता है 2 महीने के बाद, मतलब साल में 6 हो गए, 2 महीने के बाद साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं ना, तो 2 महीने के बाद के हिसाब से साल में कितने होंगे, तो 6 बार ये पॉलिसीज आ सकती हैं। और इसके अलग अलग स्टेंसेस को भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिसको आप पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में, अकोमोडेटिव, कैलिब्रेटेड, टाइटनिंग, ईजनिंग, वो सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी रेपो रेट के बारे में समझते हैं कि अभी 4% पे चीज थी, उसको आरबीआई ने बढ़ा के जो है क्या करा, 10% पे लेगा। होगा क्या, देखिए बैंक को अब आरबीआई जो है वो कितने परसेंट पे पैसा दे रहा है, 10% पे। अब 10% पे ये दे रहा है तो डेफिनेटली ये आगे जो पैसा देंगे वो 10 से ज्यादा भी देंगे ना। और एक बंदा, ठीक है, सपोज आप भी सपोज कर लीजिए आपको 4% पे मिल रहा था, आज आपको 10% में मिल रहा है। जब 4% पे आपको पैसा मिल रहा था ना, तो आप क्या कर रहे थे, आप ये भी शॉपिंग कर रहे थे अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से, अलग अलग जगहों से दुकानों पे जा रहे थे। आप लोगों ने क्या करा, इतनी ज्यादा शॉपिंग कर ली कि आपको ये भी नहीं था, जेब में पैसा बोल रहा था। होता क्या, जब आपको लोन मिल गया तो जेब में फिर लिक्विडिटी बोलती है, पैसा बोलता है, तरलता बोलती है। तो उस केस में आपने क्या बोला कि चल यार पैसा बहुत है, दुकानदार को बोला कितने का है, तो दुकानदार ने बोला 20 का, कह रहा ले 25 रख, मुझे दे फटाफट। आपने मोल भाव ही नहीं करा, इनफैक्ट आपने ऐसी इमेज कर दी कि चीजों की डिमांड बढ़ा दी। अब लोगों का पैसा होगा तो डिमांडें बढ़ जाएंगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाइक होगा। अब जब किसी चीज का प्राइस बढ़ने लग जाएगा तो इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो सरकार ने चीज देखी और सरकार ने बोला नहीं नहीं भाई, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है, इसको कंट्रोल करो। तो रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। अब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया तो बैंक ने भी क्या करा, इंटरेस्ट के रेट बढ़ा दिए। अब लोन महंगा मिलेगा, लोन महंगा मिलेगा, लोग कम लेंगे, लोग कम लेंगे, डिमांड कम करेंगे, पैसा कम होगा ना, लिक्विडिटी, डिमांड कम करेंगे। अब डिमांड कम करेंगे तो चीजों के प्राइस नीचे आने लगेंगे। दुकानदार सोचेगा अब तो मेरा कोई प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है, परेशान हो जाएगा, यार अब तो 20 पे भी नहीं ले रहा। कंपनियां बोलेंगी अब मेरा प्रोडक्ट 20 पे भी नहीं बिक रहा, तो कई बार चीजों के दाम गिरने शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन नीचे आनी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। तो ये रेपो रेट अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बैंक और क्या तरीका आजमाता है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, महंगाई को कंट्रोल कर सके, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके, जिसको हम बोलते हैं सीआरआर और एसएलआर। देखिए सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। सीआरआर बेसिकली होता है कैश रिजर्व रेशो, कि बैंक को आरबीआई के पास एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो है रखना पड़ता है, एक परसेंटेज अमाउंट बैंक को रखना पड़ता है और उसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने कहीं पे सिक्योरिटी दे रखी है। फॉर एग्जांपल यार आप समझिए कि आपने कोई डिश लगवाई, ठीक है, घर पे, आपसे उन्होंने बोला कि आपको 500 रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्या आप 500 रुपए जो सिक्योरिटी देते हो उन पे आपको ब्याज देते हैं? नहीं देते ना, आपको सिक्योरिटी वापस दे देते जब आप उनसे कनेक्शन कटवाते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके का कांसेप्ट है कि बैंक बोलता है कि एक काम कर, तू मेरे पास कुछ पैसा रखवा। आज की डेट में ये सीआरआर जो चल रहा है ये तकरीबन चल रहा है 3%। ठीक है, एक और बात बता दूं, ये किसी टाइम में सीआरआर की एक लिमिट होती थी, तो ये लिमिट 15% तक होती थी। आज की डेट में इसको 5% तक कर दिया है। तो नरसिम्हा कमेटी आई थी 1990 में, जिसने 15% की लिमिट को 5% के मैक्सिमम पे लिया है। तो ये हमेशा 3, 3.5, 4 ऐसे देखेंगे।
तो ये इसकी एक मैक्सिमम लिमिट उन्होंने 5% रखी थी, जो किसी टाइम में 15% होती थी। नरसिम्हा कमेटी थी, ठीक है, 1990s में तब ये आया था रूल। अब सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। इसके पीछे पर्पस क्या था, इसके पीछे आरबीआई का पर्पस ये था कि ज्यादा से ज्यादा बैंक का पैसा कंट्रोल कर सके। अब चीज समझिए यहाँ पे कि मान लेते हैं बैंक ने आरबीआई से 100 रुपए लिए, फॉर एग्जांपल 100 रुपए बैंक ने आरबीआई से लिए। अब ये सारे के सारे 100 रुपए अगर वो जाके लोगों में बांट दे, मैं मानता हूं रेट भी बढ़ गया, फिर भी लोगों के पास, एक बैंक के पास देने के लिए पैसा तो बहुत हो गया ना। तो आरबीआई कहता नहीं कि मैं ये कोशिश करूंगा कि तो तूने मुझसे पैसे लिए हैं उसके ऊपर भी मैं लगाम लगा सकूं। तो उसने बोला कि बेटा इसमें से 3% मतलब कि 3 रुपए तो मेरे पास सिक्योरिटी के तौर पे जमा करा, जिसको बोल दिया कैश रिजर्व रेशियो। कोई ब्याज नहीं मिलेगा, मांग मत लियो, मेरे पास हर बार तुझे जमा कराने पड़ेंगे। फिर आता है एसएलआर, जिसको मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अभी चल रही है 18.5%, एग्जैक्टली सॉरी 18.1 पहले 21.50%। एक्चुअली ये रेट चेंज होते रहते हैं। अगर आज मैं बोल रहा हूं, हो सकता है 2 महीने बाद ये रेट फिर चेंज होता है, डिपेंडिंग की आरबीआई का क्या है। तो उसको रटने का नहीं, इस कॉन्सेप्ट को समझने का हमेशा फंडा रखना। हाँ, आइडिया रहना चाहिए। रेपो कितना चल रहा है, 4%, रिवर्स रेपो 3.35 के करीब कितना है, 3.35 चल रहा है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता था, पहले हम रट लेते थे। मैं क्या करता था, रेपो देख लिया, उठा लिया, गूगल करा रेपो, पर कंसेप्ट नहीं पता, रट्टा मार लिया कि 4% चल रहा है, पीछे नहीं पता कि 4% क्या चल रहा है, बस भैया हवाबाजी है, नंबर बनाना है, 4% चल रहा है, भैया मुझे तो रेपो पता 4%। अब रेपो होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको ये चीजों के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो कितना पता है मैंने, 21.50 सपोज अगर अभी चल रहा है, ठीक है, मेरे हिसाब से 21.50 नहीं होगा, 18 पॉइंट होगा, देख लेना जो भी एसएलआर चल रहा है। एक काम करते हैं, एसएलआर को भी एंड में हम क्लास के चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से 18.5 और 21.50 तो ठीक है। तो इस समय 21.50 जब हो रहा है, तो इसका मतलब ये एसएलआर क्या है, एसएलआर ये बोलता है आरबीआई बैंक को कि बेटा अब तुझे मेरे पास जमा नहीं कराना, सीआरआर तो तूने मेरे पास जमा करवा दिया, एसएलआर तुझे अपने पास पैसा जमा करके रखना है। 21.50 आउट ऑफ 97, 100 नहीं 97, जो बच 3 तो तूने मुझे दे दिया, अब 97 में से 21.50 जो बचा वो तू क्या कर, वो तू बेटा अपने पास डिपॉजिट जमा करके रख। और एक चीज मैं आपको यहां बता दूं, ये जो पैसा डिपॉजिट करते हैं एनडीटीएल, जिसको बोलते हैं नेट अपना डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब जितना बैंक के पास पैसा है डिपेंडिंग ऑन द टाइम, जितना अब तक जोड़ा है लायबिलिटी सब पे हर चीज मिला के वो जो पैसा है एनडीटीएल, उस एनडीटीएल को बोलता है कि उसका 21.50 जो तू पैसा रखेगा, मतलब ये जो तो आप पैसा अपने पास रखोगे, सबसे पहली चीज है नॉन कैश होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, ये नॉन कैश होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पे जीसक रखोगे या आप कोई भी गवर्नमेंट के अप्रूव बॉन्ड्स रख सकते हैं, सिक्योरिटीज रख सकते हैं, या गोल्ड या ऐसा कुछ आप प्रीशियस मेटल्स आप यहाँ रख सकते हैं। तो कैश भी रखना, कैश के अलावा आपको बाकी सिक्योरिटी अपने पास रखनी है। 18.50 या 21.50 जो भी अभी रेट चल रहा है उतना आपको एसएलआर हर बैंक को अपने पास रखना है। तो अब देखिए क्या हो गया, 100 में से 3% आपने आरबीआई के पास दे दिया, ठीक है, 21.50 या 18.50 जो भी फिगर होगी वो बैंक ने अपने पास रख दी। अब बैंक के पास कितने देने की पावर रही, तो बैंक के पास तो पावर हो ही रही अपनी, कितनी 75% के करीब बन रही है ना। तो अब फाइनली आपकी इतनी जो बैंक की लगाम किसने रोक दी, आरबीआई ने, किसके थ्रू, सीआरआर और एसएलआर। अब देखो बड़ा सिंपल है, सीआरआर बढ़ेगा तो हुआ क्या, बैंक की लेंडिंग पावर कम हो जाएगी, एसएलआर बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक की लेंडिंग पावर कम हो जाएगी। तो ये सीआरआर एसएलआर रेपो का बढ़ने का मतलब हमेशा क्या रहेगा, गवर्नमेंट ये चाहती है कि देश के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाए। इनको घटाने का मतलब क्या, गवर्नमेंट चाहती है लोगों को लोन दिया जाए, लोन सस्ते हो जाए, लिक्विडिटी थोड़ी इंफ्यूज की जाए, लिक्विडिटी मार्केट में डाली जाए, तभी पैरामीटर नीचे आने लग जाते हैं। तो जब आप देखें कि अगली बार रेपो रेट कम हो रहा है तो दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, सरकार क्या चाहती है, लोग ज्यादा लोन ले और मार्केट के अंदर डिमांड बढ़े, प्राइस बढ़े, लिक्विडिटी थोड़ी आए। अगर आप रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर अगली बार जो है बढ़ते देखें तो एक चीज समझ लें, यहां से गवर्नमेंट क्या चाहती है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना चाहती है। गवर्नमेंट ये चाहती है आरबीआई से कि भाई साहब देश के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करो, लोग कम से कम लोन लें, लिक्विडिटी कम रहे और ज्यादा से ज्यादा जो हो सके देश के अंदर मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकें, महंगाई को कंट्रोल कर सकें। तो ये बात हमने अब तक करी है रेपो, सीआरआर, एसएलआर की। देखिए एक चीज मैं आपको यहां बताऊंगा और, तो जो बैंक अगर आरबीआई के पास पैसा मांगने जाते हैं तो किस रेट पे जाते हैं, मैंने बताया था
रेपो पे। यहाँ पे एक एमएसएफ भी होता है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो अभी जिसका रेट है 4.65 और सिमिलरली एक रेट होता है जिसको मैं बोलता हूं बैंक रेट, वो भी कितना चल रहा है 4.65। सर ये दोनों होते क्या हैं? अभी देखिए बैंक ने आरबीआई से जिस पे पैसा लिया उसको बोला रेपो रेट, जो कितना था 4%, पर ये एमएसएफ 4.65 ये 65 बेसिक पॉइंट्स ऊपर क्यों है? इसके पीछे रीजन है, जो एमएसएफ होता है ना, ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग दी जाती है। मतलब मान लेते हैं किसी बैंक को एक दिन के लिए, वन डे मैच्योरिटी के लिए पैसा चाहिए, एक दिन का मैच्योरिटी है इसमें, तो एमएसएफ में एक दिन का बैंक का उधारी चलती है कि बैंक ने बोला आरबीआई से मुझे एक दिन के लिए पैसा दे दे, तो बैंक आरबीआई क्या बोलेगी 4% तो नॉर्मल तुझे मिलती है, क्योंकि जो रेपो होता है ना वो एक से बेसिकली क्या होता है 14 दिन तक का पैसा होता है रेपो के अंदर, 14 से बियॉन्ड बैंक रेट पे दिया जाता है, ठीक है। तो 1 से 14 तक क्या रहा, और एक दिन के लिए अगर सिंगल रहा तो वो क्या रहा एमएसएफ, जिसका ब्याज कितना 4.6, तो आरबीआई बोलती है मेरे को 4.65% का ब्याज दे दे, एक दिन के लिए पैसा ले जा। तो एमएसएफ होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जो एक दिन के लिए बैंक आरबीआई से पैसा उधार करता है, और अगर इनफाइनाइट टाइम के लिए करे, मतलब कि ड्यूरेशन नहीं पता, 14 दिन से ज्यादा की ड्यूरेशन है, तो उस केस में क्या होगा, बैंक रेट होगा वो भी 4.65 चल रहा है, 1 से 14 दिन, जिसको रेपो बोलते हैं, जो कितना 4% चल रहा है। तो ये तीन तरीके के रेट मैंने आपको और समझा दिए यहाँ पे। अब आता है सर रिवर्स रेपो क्या होता है। देखिए रिवर्स रेपो रेपो का उल्टा होता है, तो सभी को पता है नाम से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बात ये होती है, मान लेते हैं कि बैंक के पास बहुत पैसा आ गया, बैंक के पास पैसा आ गया है, बैंक ये सोच रहा है कि सैटरडे संडे को तो ट्रांजैक्शन होती नहीं है, कम है, ठीक है, बैंक बंद होते हैं, और आधे लोग ये कंफ्यूजन में होता है कि सैटरडे या सेकंड है या सैटरडे फर्स्ट है, थर्ड है, फोर्थ है, बैंक खुला होगा, कितने टाइम खुला होगा, लोग गए, ठीक है। बैंक ने देखा यार मेरे पास सैटरडे संडे में अच्छा वॉल्यूम का पैसा आता है, एटीएम से भी कम पैसा निकल रहा है, तो कई बार ऐसा होता है बैंक चाहता है कि मैं अपना पैसा लोगों में तो दे नहीं सकता, एक लिमिट है, क्यों ना आरबीआई के पास वापस दे दो और आरबीआई मुझे ब्याज दे दे। तो उस केस में रिवर्स रेपो जो होता है, आरबीआई कहती है कि जी हाँ मेरे पास पैसा रखवा दो और मेरे से ब्याज लो। जैसे अभी रिवर्स रेपो का रेट चल रहा है कितना 3.35%, रेपो का कितना 4 था, रिवर्स रेपो का 3.35, समझ गए होंगे कि अगर आप आरबीआई के पास, आप बैंक है और आरबीआई के पास पैसा मांगने के, आरबीआई ने बोला 4% दे दे मुझे, और अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा आपने आरबीआई के पास रखवा दिया, तो आरबीआई ने बोला 3.35 ले ले मुझसे, तो ये क्या हो गया रिवर्स रेपो, समझ गए। रेपो जब आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया, किस पे, रेपो पे 4%, बैंक ने आरबीआई के पास पैसा रखवाया, आज बैंक की औकात नहीं है कि वो आरबीआई को पैसा दे, एक बात समझ लीजिए, लोग कहते हैं बैंक ने आरबीआई को पैसा, बैंक ने आरबीआई को पैसा रखवाया इज द राइट टर्म, भैया आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है ना, किसी बैंक की क्या औकात जो आरबीआई से टक्कर लेगी, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। तो आरबीआई के पैसा रखवाया, कितने पे रखवाया 3.35% मांगे, बट सीआरआर पे क्या नहीं मिलता, ब्याज नहीं मिलता, क्यों, वो सिक्योरिटी होती है, 3% आपको रखवानी पड़ती है। एसएलआर आप खुद रख रहे हो, खुद को सिक्योरिटी, खुद को ब्याज दोगे, नहीं ना, आपको अपने पास वो पैसा रखना होल्ड करके। तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, इसको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। और अच्छा एक और चीज मैं आज आपको बता दूं, खुले बाजार की नीति जिसको बोलते हैं ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये भी एक तरीका है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कई बार देखा होगा, आप कहते होगे यार ये जीसैक क्या होता है। जीसैक होता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी वाला पेपर, जिसको मैं बड़े प्यार से गिल्ट भी बोलता हूं, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ने सोचा यार देश में बहुत महंगाई हो गई है, ठीक है, चीजें कंट्रोल नहीं आ रही, लोग तो पैसा भाई उड़ाए जा रहे, डिमांड बढ़े जा रही, प्राइस बढ़े जा रहे, चीजें बढ़े जा रही, क्या हो रहा है, तो गवर्नमेंट एक कॉन्सेप्ट लेके आई ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट ने बोला जी ये लो एक पत्र पकड़ो, एक लेटर पकड़ो जिसपे मैं लिखता हूं, गवर्नमेंट कहती है मैं जिस पे लिख रही हूं ये चीज कि आप मुझे अगर पैसा दोगे, ठीक है, मैं आपको इस पर्टिकुलर टेन्योर के बाद ये इतना अमाउंट दूंगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी मेरे पास पैसा दे रहे हो ना भाई, दुनिया में सबसे सेफ पैसा, हम कहते हैं ना यार एसबीआई में पैसा जमा कराओ, सरकार का बैंक है, गवर्नमेंट के जीसैक खरीद लो, बड़े सिक्योर है, मार्केट डूब जाएगी, सॉवरेन पेपर है, तो गवर्नमेंट भी कहती है हाँ मैं ले आई, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी, आओ मुझे पैसा दो। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत थी, गवर्नमेंट ने उनको एक पत्र पकड़ा दिया, ठीक है, एक लेटर पकड़ा दिया और उनसे पैसा ले लिया, और उसको हमने बोल दिया जीसैक सॉवरेन पेपर। गवर्नमेंट ने सारी की सारी लिक्विडिटी जो खींच ली मार्केट से। जब भी गवर्नमेंट मार्केट में पेपर सेल करेगा, समझने वाली बात क्या है, देखो जब भी गवर्नमेंट जीसैक पेपर सेल करेगा, मतलब गवर्नमेंट बेच रही है, मतलब वो क्या चाहती है, कंट्री के अंदर क्रेडिट फ्लो को कम करना,
मतलब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन को कम करना। पर जब गवर्नमेंट जीसैट परचेज करती है, सेल नहीं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, अब गवर्नमेंट ने देखा देश के अंदर लिक्विडिटी नहीं है यार, बड़ी कोशिश करी, गवर्नमेंट कहती है तुम्हारे पास जो पेपर पड़े हैं ना, आओ मुझे वापस दे दो और मुझसे पैसा ले लो। लिक्विडिटी अब क्या करना चाहती है, वो देश में इन्फ्लेशन को एक ये नहीं कहेंगे बढ़ाना चाहती है, एक लेवल पे मेंटेन करना चाहती है। वो चाहती है बेसिकली क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करना, तरलता को बढ़ाना, लोगों के पास पैसा है, लोग ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन बढ़ाएं, और कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और जितनी इन्फ्लेशन गवर्नमेंट चाहती है, कम इन्फ्लेशन भी ठीक नहीं है, ज्यादा इन्फ्लेशन भी ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन का एक स्टेबिलिटी भी रहना बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के लिए, वरना हर इकोनॉमी वेनेजुएला जैसी इकोनॉमी ना बन जाए। ठीक है, वेनेजुएला ने क्या करा था, नोट छाप दिए थे। ठीक है, नोट छाप के अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए चली थी और बर्बाद हो गई थी। ये किसी और क्लास में हम चर्चा करेंगे वेनेजुएला की इकोनॉमी की। फिलहाल एक बात बड़ी सिंपल अगर हम देखें, आओ रिवीजन करते हैं इस चीज को, स्टेंसिस की मैं बात अभी करूंगा। तो अगर देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, सॉरी आरबीआई ने क्या करा जी, आरबीआई ने अगर रेपो को बढ़ा दिया, ध्यान से देखेंगे, आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो आप ब्याज लेने जाओगे, अगर आप उस पे लोन ना, तो वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रेपो रेट बढ़ा, लोन महंगा हो गया। लोन महंगा होने से क्या होगा, लोन महंगा होने से अगर मैं देखूं लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी कम होने लग जाएगी, डिमांड चीजों की कम होने लग जाएगी। अगर किसी चीज की डिमांड कम है तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, प्राइस कम होने लग जाएंगे, और अगर किसी चीज के प्राइस कम होने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन क्या होगी, कम होने लग जाएगी। तो रेपो से देखियो कैसे उसने गर्दन पकड़ी, और रेपो से ही नहीं, ओपन मार्केट ऑपरेशन से पकड़ सकता है, सीआरआर से पकड़ सकता है, एसएलआर से पकड़ सकता है। देखिए रेट अपने आप चेक कर लीजिए, अगस्त में आई थी बाय मंथल पॉलिसी, जिसके अंदर अलग अलग रेट है। कुछ रेट्स मैंने आपको बता दिए, रेट्स बार बार चेंज हो सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा गवर्नमेंट करती क्या है, सॉरी आरबीआई करती क्या, कैसे रेट्स को चेंज करती है, वो भी हम स्टेंसिस को भी अभी हम देखेंगे। आइए दूसरे पॉइंट को देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई ने रेपो को कम कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, अब आरबीआई क्या चाहती है, देश के अंदर जो है क्रेडिट फ्लो को बढ़ाना। ठीक है, देश के अंदर लिक्विडिटी तरलता को बढ़ाना। तो यहाँ पे अब लोन क्या हो जाएंगे, लोन जो है यहाँ पे अगर हम देखेंगे, लोन सॉरी कम हो जाएंगे, लोन के रेट जो हो जाएंगे कम हो जाएंगे। अब लोन के रेट कम होंगे तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, इसका मतलब लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी जब किसी जगह में बढ़ जाएगी तो आप क्या करोगे, ज्यादा डिमांड करोगे, प्राइस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये एक तरीका था मॉनेटरी पॉलिसी का, जिससे मॉनेटरी पॉलिसी से सिर्फ क्या करती है, आरबीआई कोशिश करती है पूरे देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की। अब एक कुछ इंस्टेंसेस की हम बात करते हैं, ये स्टेंसेस हम देखते हैं आरबीआई के आते हैं। सबसे पहला स्टेंस होता है ईजिंग, ठीक है, फिर आता है न्यूट्रल, ऐसा कुछ सीक्वेंस नहीं है बट हमेशा ये आपको मिलेंगे, और उसके होता है टाइटनिंग। ठीक है, अच्छा ईजिंग के अंदर एक वर्ड आता है एकोमोडेटिव। ठीक है, एकोमोडेटिव, यहां पे आता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। ठीक है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। अब दोस्तों समझना एक चीज, अगर आरबीआई ये कहती है न्यूट्रल स्टेंस पे हूं, मतलब आरबीआई ने बोला जी मैं न्यूट्रल स्टेंस पे हूं, अपने न्यूट्रल एक मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा आपके सामने, इसका मतलब भाई आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में रेट बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, मतलब न्यूट्रल। आने वाला टाइम जो है अनसर्टेन है, हो सकता है आरबीआई रेपो बढ़ा दे या रेपो घटा दे। जब मैं इंटरेस्ट रेट बोलूं तो रेपो ही समझना, रेपो बढ़ा दे घटा दे मींस न्यूट्रल, कुछ नहीं पता। अच्छा ईजिंग का मतलब ये होता है, अगर मैं बात करता हूं ईजिंग की, ईजिंग का मतलब होता है, नाम से पता लग रहा है, आराम देना। आराम देना इसका मतलब क्या होगा, यहां पे एक चीज पक्की श्योर है कि आने वाले समय में रेपो जो है क्या होने वाला है, नीचे जाने वाला है। आरबीआई अपना कट लाने वाली है, जिसको हम वो कट बोलते हैं कि रेपो पे कट आने वाला है, वो चाहे 25 पैसे का है या 50 पैसे का है, 25 बिप्स या 50 बिप्स हम बोलते हैं, तो 25 पैसे का है 50 पैसे का है हमें नहीं पता। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स कितने बेसिक पॉइंट्स का है, बट ईजिंग का मतलब रेट कट तय है। एकोमोडेटिव का मतलब है स्लाइटर चांसेस है, मतलब एकोमोडेटिव एक इशारा है। ठीक है, ईजिंग मतलब कंफर्म्ड है कि रेट कट आना है, एकोमोडेटिव मतलब आ सकता है, पूरे चांस बन रहे हैं। टाइटनिंग का मतलब भाई साहब रेट कट तो नहीं, रेट इंक्रीज हो सकता है, इसकी श्योरिटी आप ले लो। और कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग का मतलब है उनका विचार बन रहा है कि वो यहां से रेट को बढ़ा सकते हैं। तो
तो दोस्तों यही सारी चीजें हैं जो आरबीआई कोशिश करता है कि देश के अंदर ना मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की। और एक और मैं आपको बता दूं, हमारे गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, ये सबको पता होना चाहिए। इसकी कमेटी तय होती है, कमेटी के अंदर चेयरपर्सन कौन होते हैं, गवर्नर ही जनरली, फिर डेप्यूटी गवर्नर, ऐसे पूरी कमेटी तैयार होती है। बाय मंथली ये पॉलिसी आती है, बाय मंथली मतलब 2 महीने में एक बार, साल में 6 बार चेंजेस होते हैं, तभी मैं कह रहा हूं उसके रेट चेंज होते रहते हैं। आज मैं 4% बोल रहा हूं, अगस्त में आई थी, सितंबर अक्टूबर में आई, फिर चेंज हो गए, बोलोगे सारी ये तो चेंज हो गए, बेटा इसको देखना पड़ेगा। मेरा मेन पॉइंट आज ये था अपने स्टूडेंट्स के लिए कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आई होप आपको समझ जरूर आया होगा, और समझ आया होगा तो प्लीज चैनल को आपको पता है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन जा सके, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और बच्चों से शेयर करें ताकि उनको कॉन्सेप्ट समझ आए। और मिलते हैं अगले क्लास में, जहां मैं एक और इंपॉर्टेंट आपके सामने टॉपिक लेके आऊंगा, बहुत इजी बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।